गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एज आई प्रोमिस्ड, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रतिदिन आपको कम से कम 4 से 5 वीडियो मिलेंगे। और इस वीडियो में मैंने अपने क्रिएटिव छोटे आइडियाज़ के माध्यम से इसको पीडीएफ का स्वरूप दिया है और उसके बाद मैंने इसे अपना ऑडियो वर्जन दिया। इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो इसी प्रकार का वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूँगा। ये टॉपिक संविधान की कुछ खास विशेषताओं से जुड़ी हुई है, जिसका मैं आपको बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करके और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आज इस टॉपिक पे जिक्र होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से सबसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, भारत का संविधान दुनिया का विशेष और सबसे अद्भुत संविधान है, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो शायद दूसरे दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत का संविधान अनेक दृष्टि से एक अनूठा है। अनेक विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों में आपको ढूंढने से तो क्या मतलब लैंप जला के या फिर रोशनी जला के भी खोजिए तो नहीं मिलेगा। क्यों मैं ऐसा बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो संविधान में ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो किसी दुनिया के देशों में नहीं मिलती है। सबसे पहले है संविधान का आकार। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अब तक किसी भी देश में बना देश का सबसे लंबा संविधान है। बहुत ही व्यापक दस्तावेज है। चूंकि यह भारत शासन अधिनियम, यू नो अबाउट दैट, कि भारत शासन अधिनियम का 1935 का मूलतः एक कानून था जिसका भरपूर उपयोग किया गया और उसको लगभग डिट्टो उसी तरह से उसको मतलब भारतीय संविधान के मतलब भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाल कर उसको मतलब एक नया स्वरूप दिया गया, जिसके कारण भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत, लंबा और जटिल संविधान बन गया। क्योंकि संविधान निर्माता चाहते थे ना कि कोई भी ऐसा कोई संशय, कोई कठिनाई ही और कोई विवाद ही ना बचे कि जिसके निराकरण के लिए बाद में संविधान में कोई और भी कानून बनाना पड़े। लेकिन यह संविधान विशेषज्ञों की एक तरह से मतलब छोटी सी भूल थी, क्योंकि आज वर्तमान में लगभग आपको पता होगा 120-125 से अधिक संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, परिस्थितियां और समय के अनुसार संविधान में संशोधन होना एक तरह से लिविंग दस्तावेज और लिविंग डॉक्यूमेंट होना का एक तरह से जीता जाता उदाहरण है। चलिए हम लोग जानते हैं और भी कुछ बारे में संविधान के बारे में कि संविधान के प्रकार। देखिए, संविधान के प्रकार कई होते हैं। उसमें से सबसे प्रमुख होता है लिखित और अलिखित संविधान। जी हाँ, लिखित और अलिखित संविधान आपको पता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटेन की तरह अलिखित तथा परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित हो सकता है। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। हालांकि यह परंपराओं और प्रथाओं की विशेष भूमिका को नकारता नहीं है, लेकिन परंपराओं और प्रथाओं की विशेष भूमिका को नकारने के साथ साथ उनको बशर्ते उसको संविधान के अनुरूप ढाला गया है। दूसरा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन है, अर्थात संविधान कठोर भी है, लचीलापन भी है। इसमें नम्यता और अनम्यता दोनों के गुण इसमें शामिल है। संघीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कठिन होती है। इसमें सामान्य रूप से अनम्य रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हमारा संविधान अनम्य भी है और नम्य भी है। मतलब नम्य और अनम्य का मतलब कितना आसानी से उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। यू नो अबाउट दैट कि अनुच्छेद 2, 3, 4, अनुच्छेद 169 साधारण विधान की तरह मतलब जनरल कानून बना के उसमें दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा उसको संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे संशोधन है जो 368 के अधीन संसद के दोनों सदनों के द्वारा ध्यान रहे, दोनों सदनों के द्वारा प्रत्येक सदन में उपस्थित जो और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत और साथ ही साथ कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पास होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, 368 के अधीन जितने कुछ भी संशोधन होंगे संविधान में, जो कुछ भी होगा वो बदलाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रत्येक सदन में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और साथ ही साथ जो उसके जो मेंबर की सदस्यों की जो संख्या है उसका बहुमत होना जरूरी है। केवल कुछ ही ऐसे मामले हैं जिसमें संशोधन के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत की जरूरत तो होती ही है, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के सहमति की जरूरत, अनुसमर्थन की जरूरत होती है। पिछले 60 वर्षों में या 70 वर्षों के दरमियान अगर देखा जाए तो 125 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अंतिम संविधान संशोधन कौन सा है आप मुझे लिखिए। उसके बाद है इसमें परिसंघात्मक और एकात्मक दोनों का बेहतरीन समन्वय है।
ये जो परिसंघ और एकात्मक एक बेहतरीन समन्वय जो दिखाया जा रहा है, आप उसमें देख रहे होंगे। मैं उसमें टूल्स का इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो टूल्स के माध्यम से मैं आपको इसमें ये दिखा रहा हूँ, परिसंघ और जो एकात्मक है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है कि परिसंघ और एकात्मक समन्वय जो है ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है कि परिसंघ और एकात्मक का लक्षण किस प्रकार से दोनों है। देखिए, संविधानों को परिसंघ और एकात्मक में बांटा गया है। जनरली अमेरिका का संविधान जो है वास्तव में वो परिसंघ है, और ब्रिटेन का संविधान पूरी तरह से अति उत्तम इसका उदाहरण है। एकात्मक संविधान में क्या होता है ना, सभी शक्तियां केंद्र सरकार में आ जाती है और इनके इकाई इसके मतलब नीचे काम करते हैं, मतलब इसके अधीन काम करते हैं, उनके मतलब दिशा निर्देश में काम करते हैं तथा केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। और केंद्र के द्वारा जितने भी प्रायोजित अधिकार का प्रयोग वो करते हैं, मतलब जो कुछ अधिकार देंगे उतने प्रयोग करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे बेचारे। लेकिन परिसंघ व्यवस्था में देखा जाए तो समान रूप से क्या होता है, वहां पर समान रूप से लिखित संविधान होता है, अनम्य होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, परिसंघ राज्य व्यवस्था में समान रूप से अगर देखा जाए तो संविधान लिखित ही होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, परिसंघ संग्रह में क्या होती है, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बेहतरीन स्पष्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मामला गड़बड़ हो जाए, कुछ नहीं, नो गड़बड़, क्योंकि उनकी शक्तियों के बीच विशिष्ट रूप से विभाजन होता है। दोनों के अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने निजी ढंग से स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में उत्तम श्रेणी का जो परिसंघ होता है वो सरकार में केवल वही शक्तियां प्राप्त होती है जो उसकी इकाइयों द्वारा समझौते के माध्यम से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यदि परिसंघ और राज्यों के बीच कोई विवाद हो गया तो उसके विवाचन के लिए, उसके मतलब क्या कहते हैं, उसको निर्णय के लिए, उसके हल के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय होता है। लेकिन भारत का संविधान ना तो परिसंघ है ना तो एकात्मक है, बल्कि दोनों ही है, अर्थात इसे अर्ध परिसंघ कहा जाता है। जनरली इसको क्वासी फेडरल कहते हैं। अब भारत को क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो लक्षण है वो केंद्रात्मक एकात्मक भी हैं और संघात्मक भी। विशेष परिस्थिति में एकात्मक लक्षण होते हैं और समान स्थिति में वो संघात्मक लक्षण दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से दैट इज सफिशिएंट फॉर इट। अगर आपको कुछ और भी समझना हो भारत के कुछ ऐसे लक्षण जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि परिसंघ क्या है, एकात्मक क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, वास्तव में परिसंघात्मक का मतलब होता है कि अगर जो कुछ संविधान में वर्णन किया गया है उसके नियम के अनुसार चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। परिसंघात्मक या एकात्मक किसी कठोर ढांचे में कसना बहुत मुश्किल था हमारे यहाँ क्या हुआ कि इसमें एकात्मक इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि संघ और राज्यों के बीच कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के बीच, वित्तीय शक्तियों के बीच, राज्यों की शक्तियों और तथा संघ और राज्य शक्तियों के बीच बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताता भी है। यही कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जैसे कि आप 352 से 354 पढ़िए, 350 360 पढ़िए, 356 पढ़िए। ठीक है, ये सारे के सारे, जैसे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 है, इस तरह से संघ को बहुत मजबूत बना देता है। ठीक है, मतलब एक तरह से उसको पूरा कठोर बना देता है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आप देखिएगा तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हमारा संविधान संघात्मक लक्षण है। ठीक है, परिसंघात्मक लक्षण है। अब आते हैं हम लोग संसदीय प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली का बेहतरीन समन्वय किस प्रकार से है। क्या हम लोग संसदीय और अध्यक्ष प्रणाली का बेहतरीन समन्वय है? तो जी हाँ, भारत एक गणराज्य है जैसा कि आप जानते हैं। उसका राष्ट्रपति जो होता है वो वास्तव में क्या होता है, उस कार्यपालिका शक्तियां जो होती है सब राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन उसका नाम मात्र का प्रयोग करता है। आपको पता हो तीनों सेनाओं का जो कमांडर इन चीफ होता है वो हमारे देश के राष्ट्रपति ही होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के विपरीत देखा जाए तो हमारा राष्ट्रपति कार्यपालक का एक नाम मात्र, एक संवैधानिक प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है। यथार्थ शक्ति तो अगर देखा जाए तो कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद में ना होती है, उसी के परामर्श से वो काम करता है। मंत्री सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो संसद के प्रति यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर संसदीय प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली का बेहतरीन समन्वय है। लेकिन अध्यक्ष प्रणाली हम लोग यहाँ पर नहीं चलाते हैं। अध्यक्ष प्रणाली ब्रिटेन में नहीं बल्कि अमेरिका में है। ब्रिटिश, अब हम मानते हैं कि संसदीय प्रभुता क्या होता है। देखिए, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच हमारे यहाँ समन्वय कैसे है। ना तो हमारे यहाँ संसद संप्रभु है, ना ही सुप्रीम कोर्ट संप्रभु है। अर्थात ब्रिटेन में जिस प्रकार से आपको जानते हैं कि ब्रिटिश में संसदीय प्रणाली को पूर्ण रूप से अपना लिया गया है, वहाँ पर एक लिखित संविधान नहीं है,
लेकिन वहाँ पर संसद संप्रभु नहीं है या है। वहाँ संसद जो कह दे, मतलब एक लड़का को एक लड़की और एक लड़की को एक लड़का बनाने के अलावा सभी को मतलब सभी कुछ पावर जो है वो वहाँ पर वो पार्लियामेंट को दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक लिखित संविधान है, हमारा संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा जितना भी कानून बनेगा उसका मतलब जुडिशल एक्ट पुनर्निरीक्षण बोलते हैं, जुडिशल छानबीन होगा। उसके बाद अगर वो हमारे संविधान के अनुसार नहीं है, हमारे मौलिक अधिकारों का जो मतलब जो कुछ बताया गया है, अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसको मतलब वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारी संसद जो है ना तो संप्रभु है, ठीक है, मतलब इसका बाबूगिरी नहीं चलता संसद का, और साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता भी जो है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म को भी कठोर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है। उनको उनके द्वारा जो कुछ मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश जाता है उसको भी कहीं ना कहीं दरकिनार करने के लिए संविधान में संशोधन कर दी जाती है। इस तरह से दोनों के बीच एक तरह से कॉकटेल है, ठीक है। वैश्विक मताधिकार तो आप जानते ही हैं। मूल अधिकारों के घोषणा पत्र और नीति निर्देशक तत्व के बारे में किसी और दिन चर्चा होगा। दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को इसी तरह से पसंद करना चाहते हैं तो आगे बताइए, मैं इसके आगे ऊपर मूल अधिकार, नागरिकता, मूल कर्तव्य और किस प्रकार से भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका काम करती है इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। धन्यवाद।